वीकली एक्सपायरी वाले दिन की शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए आज पॉजिटिव संकेत, एफआईआईज की लौटी खरीदारी, गिफ्ट निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर, एशिया से भी सपोर्ट। अमेरिकी बाजार के हाई से फिसलने के बावजूद कल करीब 0.5% चढ़कर बंद हुए थे S&P 500 और नैस्डैक। आवाज पर आज दिवाली धमाका, मार्केट गुरुओं के साथ दिवाली सेलिब्रेशन। 10 बजे देखिए मनीष चौखानी जो बताएंगे वेल्थ क्रिएशन थीम। 11 बजे रामदेव अग्रवाल के मल्टी बैगर आइडियाज। 1 बजे देखिए खास शो शेयर पटाखा रिटर्न धमाका। और एक्सिस बैंक के ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स, 1231 करोड़ की वन टाइम प्रोविजनिंग के चलते मुनाफा 26% गिरा, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी निकली अनुमान से बेहतर। वहीं HDFC लाइफ का Q3 प्रॉफिट 3% बढ़ा, न्यू बिजनेस प्रीमियम में 11% का उछाल। दूसरी तिमाही में L&T फाइनेंस की ब्याज से कमाई में 10% की बढ़त, साथ ही कंपनी का मुनाफा 10% बढ़ा। वहीं दूसरी ओर तिमाही आधार पर एंजल वन का प्रॉफिट 85% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखी 12% से ज्यादा की तगड़ी उछाल। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने IEX में बड़ी इंसाइडर ट्रेडिंग का किया खुलासा। CERC के एक मेंबर के करीबियों पर CERC के ऑर्डर की जानकारी का फायदा उठाने का आरोप। सेबी ने इंसाइडर ट्रेडिंग से कमाए 173 करोड़ रुपए जब्त करने का दिया आदेश। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 5 कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, इटर्नल, नेस्ले इंडिया और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आएंगे रिजल्ट्स। करीब 2% बढ़ सकता है इन्फोसिस का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू। मार्जिन्स में भी सुधार संभव। वही LTIM, सायंट समेत वायदा की 3 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। और सोने का गोल्डन रन जारी। घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 1,28,000 के करीब। इधर MCX ने चांदी पर लगाया 2% का अतिरिक्त मार्जिन, कल से होगा लागू। CNBC आवाज ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की भारत को मिलने का रास्ता साफ। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद की सिफारिश की। नीता अंबानी बोली गौरवशाली क्षण। ओके, चलिए फिर अहमदाबाद के लिए तो अच्छी से अच्छी खबरें आती जा रही हैं। सिटी वैसे काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है अहमदाबाद का, बस एक ही दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है अहमदाबाद में। मतलब दिक्कत है, अब नेशनल टीवी पे नहीं बोलते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है, लेकिन सबको पता है कि क्या दिक्कत है अहमदाबाद में। चलिए अब आते हैं हम आज के क्यूज़ पर, और आज का जो सबसे बड़ा क्यू है वो है ट्रम्प साहब अब क्या बोल गए। ट्रम्प साहब देखिए बहुत बड़बोले हैं, वैसे हम सब जानते हैं, और इसके लिए शायद कई लोगों को डर भी लगता है उनसे बात करने में, पता नहीं कौन सी बात कहाँ घुमा देंगे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि PM मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने का भरोसा दिया उन्हें। उन्होंने ये कहा है कि आप अभी बंद कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, ट्रंप के वर्ड्स हैं ये, और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी हम वापस शुरू कर देंगे। ये ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है अब तक, और PM मोदी ने ये भी कहा है कि भाई हम अभी नहीं रोक सकते, तुरंत नहीं रोक सकते, लेकिन हम रोकेंगे। मतलब ये अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन भी बंद करे बेसिकली, और अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि PM मोदी ने ये कहा कि ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। अब इसमें इशू क्या है ना आशीष, ये अब तक हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना PMO ने कुछ कहा इस पर, ना सरकार ने कुछ कहा अब तक, ना तो इसका कंफर्मेशन मिला है, ना इसका डिनायल मिला है। देखते हैं अगले 1-2 घंटे में अगर कुछ उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आता है या नहीं आता है, क्योंकि रशिया हमारे लिए एक बड़ा सप्लायर है। इस जब पूरी क्राइसिस चल रही थी उसमें रशिया से जो हमने ऑयल लिया उसी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। 1/3 हम ऑयल जो है ना अपना वो रशिया से लेते हैं। पहले उससे पहले वाली लाइन प्ले करिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 1/3 हम वहाँ से लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, और अगर ऐसा है देखिए क्या होता है, एक होता है वर्ड्स, एक होते हैं एक्शन। अब तक हमने जो भी सुना है ना वर्ड्स में कि इंडिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, माय फ्रेंड ट्रम्प, हम सब ये सब बातें हो रही हैं। इसका सिंपल तरीका होगा, आप एक दिन
ट्रुथ सोशल पे डाल दें कि अब हमने वो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, भाई 25% एक्स्ट्रा आप तो आपने 25% तो आपने ट्रेड डील नहीं होती इसके लिए लगाया था, बाकी 25% आपने इसलिए लगाया था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। आप ऐलान कर दीजिए फिर कि हम वो जो 25% है वो वापस ले रहे हैं। आई थिंक मार्केट को भी अब कुछ हद तक ये पता है। मार्केट देखिए वर्स्ट ऑफ टैरिफ न्यूज़ पचा चुका है। अब यहाँ से अगर पचानी है मार्केट को तो अच्छी खबर ही पचानी है। तो किसी दिन अगर आके वो बोल दें कि हम 25% वाला वो हटा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो खैर ये एक क्यू है, इसके अलावा मार्केट के पास आज बतेरे क्यूज़ हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यू हो गया आज सुबह सुबह आते ही। आज रिजल्ट्स के हिसाब से बहुत बड़ा दिन है। आज इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स आएंगे और विप्रो के नंबर्स इन पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से कारोबार है वो विप्रो का होता है आईटी कंपनियों में। तो इन्फोसिस और विप्रो, उसके अलावा इटर्नल, नेस्ले, जियो, ये तो निफ्टी वाली कंपनियां हो गई। इसके अलावा एलटीआई माइंडट्री, पहले ये भी इंडेक्स का हिस्सा था, और इंडियन बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। खास जो से मेरी नज़र रहेगी नेस्ले के नंबर्स और कमेंट्री पर। हम नॉर्मली नेस्ले की बात नहीं करते हैं, लेकिन जीएसटी कट के सबसे बड़े बेनिफिशियरी में नेस्ले इंडिया है। और अगर आप देखें नेस्ले का एक महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए, नेस्ले ने कुछ ऐसी चीज़ की है जो काफ़ी समय से नहीं कर रहा था। ये लोअर लेवल से इसने एक अच्छी खासी आपको रैली दिखाई है, तो थोड़ी सी एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आशीष जो कल के नंबर्स आए वो अच्छे ही रहे हैं मेरे ख्याल से। आज एक्सिस के नंबर्स, भले आपको हेडलाइन नंबर खराब लगे, मैं तो एक्सिस को बहुत आज पॉजिटिवली लेके चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है, एक बार एक्सिस का चार्ट दिखाइएगा, मेरा ये मानना है कि एक्सिस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, तो ये मेरे ख्याल से चलना चाहिए। केईआई के नंबर अच्छे हैं, एंजल वन के भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये मोर और लेस आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रही थी। लेकिन ये दोनों सेक्टर्स और दोनों स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस वजह से आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। एक और चीज़, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी ऑब्वियसली। और एक चीज़, वीकेंड पर मेक और ब्रेक नंबर्स आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के। एचडीएफसी बैंक में काफ़ी हद तक हमें पता है क्योंकि उनके क्वार्टरली अपडेट आ गए थे। आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टरली अपडेट नहीं देता है, तो हमें पता नहीं है आईसीआईसीआई बैंक के केस में। लेकिन स्टॉक्स दोनों स्ट्रांग रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई के करीब आया है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों स्टॉक का है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये एक शानदार एक आपके लिए मतलब हफ्ता हो सकता है अगर ये नंबर्स भी उम्मीद के हिसाब से या उम्मीद से बेहतर आए तो। लीजिए भाई साहब, बहुत एक्शन पैक्ड हफ्ता, ओवरनाइट डेवलपमेंट से लेके आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले सारे नतीजे वगैरह सब फोकस में रहने वाले दिन भर, और ऊपर से एक्सपायरी का दिन। नतीजों में इन्फोसिस, आपने विप्रो की चर्चा करी, वो क्योंकि यूएस एक्सपोजर होगा, लेकिन अपने आप में इन्फोसिस वो बेलवेदर के नंबर शेड्यूल्ड, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, आकलन क्या कहता है? देखिए आशीष, नंबर्स तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो मैं मोर और लेस मोटा मोटी ट्रैक करूँगा। पहली बात तो ये कि इन्फोसिस इस साल 20% गिरा है, और बायबैक का एक फ्लोर भी है। बायबैक की वजह से एक फ्लोर है स्टॉक में, मतलब एक जो भी इसके रिसेंट 52 वीक क्लोज रहे ना, इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ क्या भी हो नंबर्स में। और अगर कमेंट्री अच्छी आई तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक भाग भी सकता है यहाँ पर। अब देखते हैं कमेंट, मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड क्या है, एक बार उस पर आते हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.2% बढ़ेगा, 5048 मिलियन के करीब ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। ईबिट मार्जिन जो है वो 20% से बढ़कर 20.8 से बढ़कर 21.3% पर रह सकते हैं। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि 5% बढ़ सकता है यहाँ पर, 7266 करोड़ के करीब प्रॉफिट है। गाइडेंस पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे टेक महिंद्रा ने किया था, कि इन्फोसिस भी लोअर एंड अपना गाइडेंस का बढ़ा दे। देखिए अगर अपर एंड बढ़ा दिया तो खैर स्टॉक फट जाएगा, लेकिन वो इस माहौल में थोड़ा सा कमी है। लेकिन हाँ, लोअर एंड तो बढ़ना चाहिए, 1 to 3% को हो सकता है वो 2 to 3% कर दे, लेकिन लोअर एंड के ना कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि आप स्ट्रीट जो है ना वो हायर एंड को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो खैर एनीवे, और मार्जिन पर वो 20 से 22% की बात कर सकते हैं, 20 से 22% के बीच में रहेंगे मार्जिन। 2% का बैंड आईटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से कमेंट्री में जहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी ना, वो होगी डिस्क्रिशनरी खर्चों को लेकर वो क्या बोल रहे हैं, कि यूएस में जिस तरीके की इकॉनमी है उसको लेकर, H1B वीज़ा में जो फीस बढ़ रही है उसको लेकर क्या बोल रहे हैं, और ऑन साइट कॉस्ट पर जो फीस बढ़ रही है उसको लेकर क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो भी है, इन्फोसिस के बारे में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, प्रीएम्प्ट मत करिए, नंबर आ जाने दीजिए। पहली बात तो इसके ऑप्शन बहुत महंगे होते हैं, आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। नंबर आ जाने दीजिए, स्टॉक में रिएक्शन आ जाने दीजिए। इन्फोसिस का स्टॉक जिस तरफ बढ़ता है नंबर के बाद, नॉर्मली वो 3 महीने तक उस तरफ चलता है। वो आपको एक पोजिशनल ट्रेड देता है बहुत अच्छी, हर नंबर के बाद आप देख लीजिएगा। तो उस नंबर की वेट करिए और उसके बाद ट्रेड लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो देखिए लोगों ने इसमें वो प्री पोजिशनिंग भी बंद कर दी है, पहले तो बहुत ज़्यादा प्री पोजिशनिंग होती थी इसमें, अब तो वो भी बंद हो गई है। तो खैर लेट्स वेट एंड वॉच।
ये रख लीजिए भाई साहब, ये है इन्फोसिस और आज है रिजल्ट्स हैवी डे और यहां से अब रिजल्ट्स हैवी वीक सामने खड़ा हुआ है। लाइए ग्लोब के समीकरण दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं भाई आज करीब करीब 40-50 पॉइंट इन ग्रीन भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आए। हमारे एशियन पीयर्स जो इस समय कामकाज कर रहे हैं, सारे के सारे मार्केट्स खुल चुके हैं एशिया के, वो सब आपकी स्क्रीन पर हैं। सब कल भी बहुत अच्छा कर रहे थे और आज भी एशिया लार्जली इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक मार्केट को छोड़ दें तो सब हरे में है, तो एशिया बढ़िया मूड में है। ओवरनाइट हुआ क्या, हम जब कल क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स भी आधे से 3/4% बढ़त पे थे, पर एक्चुअल सेशन में वैसा रहा नहीं। ऐसा नहीं कि तेजी नहीं थी, अगर डाउ का इंट्राडे देखेंगे आप तो एक समय 450 पॉइंट के आसपास डाउ मजबूत था, वहां से कूल ऑफ होके इन रेड बंद हुआ है। तीनों बेंचमार्क दरअसल ऊपर से कूल ऑफ हुए। ठीक है, हैंडओवर मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द आपको मिल रहा है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अपफ्रंट जो बात हुई थी कुछ घंटों पहले, वो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स। असल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक महिला ने उनसे सवाल पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि चाइना ने रेयर अर्थ पे एक्सपोर्ट कर्ब्स लगाए, क्या ऐसे में आप इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर की तरह देखते हैं? क्या आप मोदी जी से मुलाकात करेंगे मलेशिया में समिट की साइडलाइंस पे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुश नहीं था क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता था। जो वॉर एक हफ्ते में रशिया जीत जाना चाहिए था, 3-4 साल से चले जा रहा है, एंड शुड हैव नॉट हैपेंड। और इसीलिए हो रहा है कि चाइना और इंडिया तेल खरीद रहे हैं और रशिया को पैसा मिल रहा है। पर इंडिया ने कहा है कि वो यहां से ऑयल के परचेजेस रशिया से रोकेगा। एकदम से नहीं रोक सकते क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं, धीरे धीरे करके वो रोक देंगे और एक बार वॉर खत्म होगा तो जब चाहे इंडिया से रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रम्प साहब के बयान है, अपफ्रंट बात हुई है। वेट करिए आज, क्योंकि कल रात में ये अपडेट आए हुए हैं कुछ घंटों पहले। इंडियन ऑफिशियल्स के बयान अगर आए तब क्लैरिटी आएगी कि वाकई हमने ऐसा कुछ प्रपोजल रखा है नहीं रखा है सामने। पर कल एक सुगुहाट थी कि टैरिफ पर बातचीत आगे बढ़ने की तैयारी हो रही, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। जैसी आएगी कि ऐसे कुछ होने वाला है और लक्ष्मण सबसे पहले आपको बता रहे होंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट से, पर ट्रम्प साहब की माने तो माने कैसे? वो कह रहे हैं ये तो फिर भी बहुत ईजी है वॉर रोकना, हमने तो मिडिल ईस्ट का 3000 साल पुराना वॉर रोक दिया। तो मैं जी चेक करने का कि इजराइल पैलेस्टीन 3000 साल पुराना 1948 से शुरू हुआ था। तो ट्रम्प साहब की बात को थोड़ा मानना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, पर ये एक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा, यूएस और चाइना के इश्यूज चल रहे हैं। चाइना यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि असल में किसी ने उनसे ये हुआ कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, और चाइना कह रहा है यूएस बहुत दिन तक खींच नहीं पाएगा। तो बेसेंट साहब कह रहे हैं कि हम अपना स्टैंड चाइना पे नहीं बदलेंगे, स्लो डाउन हो या मार्केट की वॉलेटिलिटी हो, हमारा स्टैंड कंटिन्यू करेगा। इस बीच एक बात ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते मंडे से थर्सडे के बीच में चाइना की टॉप गैदरिंग जो है लीडर्स की शुरुआत होने जा रही है अगले 5 साल की स्ट्रैटेजी पे विचार करने के लिए। मंडे टू थर्सडे चलेगी, शी जिनपिंग साहब लीड कर रहे होंगे और सारे टॉप लीडर्स होंगे, तो चाइना अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा होगा। अच्छा, मॉर्गन स्टैनले और बैंक ऑफ अमेरिका के रिजल्ट्स आने थे कल सुबह भी, हम चर्चा करते, सारे बैंक रिजल्ट अच्छे थे, ये दोनों भी अच्छे आए। ये इंडियन आईटी के लिए अच्छी खबर है कि यूएस के बैंक्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे बड़े ग्राहक हैं उनके लिए। एक क्यू और छोड़ जाता हूं आपके साथ, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। एक समय लग रहा था $100 के पास पहुंच रहा होगा, तब आपकी सेकंड प्लेट दिखा सकते हो तो आप वो दिखा देना, कूल ऑफ होना शुरू हुआ है। कच्चा तेल कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे 62, अभी भी घूम फिर के $62 के आसपास ही कामकाज कर रहा है, ठंडा कामकाज कर रहा है। सोना और चांदी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल और आज के बीच की कहानी आपकी स्क्रीन पर, कल 3:30 और आज सुबह के बीच में सोना और चांदी दोनों उफान मचाए हुए। यह है ग्लोबल हैंडओवर। अब चला जाए, ये तो ग्लोब की तस्वीर है, ट्रेड सेटअप पे जाऊं उससे पहले चार्ट जीपीटी पे फोकस। राइट साहब, जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। आज कौन कौन सी इंटरेस्टिंग स्पॉटिंग? बिल्कुल, अच्छे से पहले मैं आज के क्यूज में 2 लाइनें हम ऐड करना भूल गए। एक तो एफआईएस की कैश और फ्यूचर्स में वापस बाइंग लौटी है, वो एक दिन की मतलब 4 दिन तक बाइंग थी, फिर एक दिन सेलिंग हुई, उसके बाद वो वापस लौटी है कैश और फ्यूचर्स दोनों में, और ब्रेंट वापस 62 के आसपास स्टेबल है।
तो ये चलिए एटलीस्ट ब्रांड दिखा दीजिए मुझे एक बार वापस, क्योंकि कल इसकी भी बात की थी हमने कि ये भी एक क्यू हो सकता है मार्केट के लिए। और अब 62 आपके क्यूज में था। हाँ कल था कि ये तो 62.34 के करीब है। चलिए खैर, क्या कर रहे हैं अब हम, ट्रेड सेटअप या चार्ट जीपीटी? चार्ट जीपीटी पहले कर लें या ट्रेड सेटअप करना चाहोगे कंटिन्यूएशन में? नहीं, कंटिन्यूएशन में रखते हैं ना। अब जो हो गया तो हो गया, पहले ट्रेड सेटअप की बात सेटअप करते हैं। तो ट्रेड सेटअप में देखिए आज जैसा मैं कह रहा हूँ कि एफआईएस की बाइंग है और करीब करीब छोटी से ही लेकिन 70 करोड़ के करीब की बाइंग है एफआईएस की, और डीआईएस की बड़ी बाइंग है, करीब करीब 4650 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लेकर आइए ज़रा। और ये देखिए, ये डीआईएस का कैश में एक्शन, क्या सीडी वाला फॉर्मेशन है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और एफआईआई का तो ऑब्वियसली मिक्स्ड ट्रेंड है। लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल सिस्टम में लॉन्ग ऐड हुए और शॉर्ट कम हुए, मिनिस्क्यूल से ही सही, लेकिन ये देखिए ये ओवरऑल पोजीशनिंग है। और चेंजेस में आइए आप, चेंजेस में देखिए एफआईआईज ने लॉन्ग ऐड किए और शॉर्ट कम किए। इनफैक्ट कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 1000 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1400 करोड़ की बाइंग है। तो कुल मिलाकर एफआईआईज के इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स और अगर कैश मिला दें तो 2500 करोड़ प्लस की बाइंग है, जो एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा बाइंग है कल 897 करोड़ की। और 5 सेशंस के बाद अगर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की सबसे बड़ी खरीदारी है, और वो टेबल में आपको दिखाई दे जाएगा। निफ्टी में 897 करोड़, बैंक निफ्टी में 126 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में चेंजेस देखते हैं। इंडेक्स में लॉन्ग ऐड हुए हैं, शॉर्ट कवर हुए हैं। स्टॉक्स में कल इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि पूरा का पूरा लॉन्ग बिल्डअप है कल, करीब करीब 13,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं। और वो लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफ है वो कल अच्छे से बढ़ा है, 7.16 से हम 8.15 पर आए हैं। और नेट कॉन्ट्रैक्ट में भी हम, वो टेबल आएगी, 1,94,000 वाला घटकर 1,89,000 पर आया है। और ये 29 सितंबर के बाद सबसे बेहतर आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशो है, ये अच्छी चीज़ है। इंडिया विक्स कल कूल ऑफ हुआ काफ़ी हद तक, 5.6%, 10.5 पर आया। पुट कॉल रेशियो 1.21 पर आया वर्सेस 0.91। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज एक स्टॉक बैन से बाहर आया है आरबीएल बैंक। एक बार आरबीएल बैंक लेकर आइए, और एक बार आरबीएल बैंक का आप 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। सोचिए बैन से बाहर क्यों आया ये, कहते हैं ना, अपने हिसाब से सोचिए। 1 महीने में 12% भागा है। 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, 3 महीने से ये स्टॉक बैन में, एक आध दिन बैन से बाहर आता है बस, उसके अलावा वो लोगों को रोल ओवर करने का मौका देता है, वरना। और ये 240-250 वाला, और इसी महीने में भी खासतौर से 11% भागा है। अब ये बैन से बाहर आया, और कल इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो 18 तारीख को जो रिजल्ट के साथ वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर भी बात करने वाले हैं। आप कमी समीकरण को जोड़ दीजिए। आई थिंक मनी कंट्रोल ने 2 दिन पहले रिपोर्ट करा था कि वो खरीदने वाले हैं, वो हिस्सा लेने वाले हैं एमिरेट्स एनबीडी, मोर और लेस वो शायद आ रहा है, ठीक है। अब ये है कि उससे जस्ट पहले बैन से बाहर क्यों आ रहा है भाई? अब जिसके पास पोजीशनिंग है उसको अगर स्क्वायर ऑफ करनी है तो ऐसा होगा ना, तो सामने अगर लोग खरीदेंगे चढ़ चढ़ के तभी तो वो स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे, वरना कैसे स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। लिमिटेड पॉइंट इज कि अगर आप नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो अब यहाँ पे अगर आप इस भाव पे ले रहे हैं तो रिस्क है। ये आगे जाके येस बैंक वाली री रेटिंग हो जाए वो अलग बात है, लेकिन नियर टर्म में अगर आपके पास है तो आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको मुनाफा बांधना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ध्यान रखिएगा आरबीएल बैंक का। ये है आज का ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप डिसेंट है, ग्लोब के समीकरण डिसेंट हैं, अपने बाजार की चाल कल सुधरी है। तो ऐसे में निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी, कल डिप्स में खरीदारी करने की बात, 125 तक के जोन्स तक आया 150 तक खरीदिए। R1 निकला, R2 के लेवल्स पे जाके सेशन की समाप्ति करी, रेजिस्टेंस 2 तक गया बिल्कुल तरीके से। क्या लग रहा है आप ये सब समीकरण देखते हुए, निचोड़ क्या है? और लेग्स हैं इस मूव के, आज एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी? बिल्कुल। और थी कल मैं और वीडियो जब शो कर रहे थे तो 930 पे जो डिप आई थी उसमें हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ पर अब आप बाय कर सकते हैं और मार्केट में आज अच्छी तेजी हो सकती है। मेरे ख्याल से अब हम उस रेजिस्टेंस जोन में हिट करेंगे 25,350 से 25,450, और उसके बाद एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी 25,450 से 25,500 की। और अगर आपने ये लेवल क्रॉस कर लिया 25,500 तो उसके ऊपर फिर 25,800 ये रास्ता भी खुलेगा। और पहला सपोर्ट आएगा आपका 25,250 से 25,300 का, और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 25,150 से 25,200। देखिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो 25,200 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करिए, इसमें तो कोई मतलब इफ्स एंड बट्स ही नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर वेट करिए एक छोटी सी डिप का 25,250 से 25,300 का, और उसमें बाय करिए फिर 25,200 के स्टॉप लॉस के साथ।
बिल्कुल ठीक।